Good morning, students. Today we are going to start History Chapter 2, Administrative Structure, Policies and Impact of British Rule. आज मैं आपको हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है ड्यूअल रूल इन बंगाल, थर्ड डीमेरिट्स ऑफ ड्यूअल गवर्नेंस, फोर्थ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, एंड लास्ट टॉपिक प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो आपने लास्ट चैप्टर में, हिस्ट्री की लास्ट चैप्टर में आपने कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस के बारे में पढ़ा था कि ब्रिटिश सक्सेस के कॉजेज क्या थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस चैप्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी showed this exit door to its French company by defeating them in Carnatic Wars. The company established supremacy over Bengal, Bihar, Orissa, Awadh and Mughal emperor after the Battle of Plassey and Buxar. The company got Diwani rights in Bengal, Bihar and Orissa by the Treaty of Allahabad. Now from leaders they became administrators. The ambitions of the company kept on soaring and brought South India under control after Mysore War in one hand, the other hand by defeating Marathas. ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1600 में आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को क्या किया था? कर्नाटिक वार में डिफीट करके। कर्नाटिक वार की हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कर्नाटक का फर्स्ट वार हुआ, सेकेंड वार हुआ, तो उस वार के बारे में पढ़ा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? फ्रेंच कंपनी को कर्नाटिक वार में डिफीट करके उन्हें इंडिया से क्या किया? बाहर कर दिया। ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल एम्परर को प्लासी और बक्सर वार में डिफीट कर अपनी सुपरमेसी कायम कर ली। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने प्लासी के बारे में भी पढ़ा था और बक्सर वार के बारे में भी पढ़ा था। तो इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध मुगल एम्परर को प्लासी और बक्सर वार में इन्होंने क्या किया? डिफीट कर अपनी एक सुपरमेसी कायम कर ली। ब्रिटिश कंपनी ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी राइट्स शामिल किए। अब वे टेटर से एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। उन्होंने साउथ इंडिया में मैसूर और मराठास को डिफीट कर वहाँ अपना कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल इंडिया में कंट्रोल में आ गया और 1857 तक पूरा इंडिया क्या हुआ? ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। 1857 तक जितना भी इंडिया था, हमारा जो पूरा इंडिया था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। ब्रिटिश कंपनी के एम्प्लॉयज़ ग्रेडी, डिसऑनेस्ट थे। जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे वो क्या थे? एक तो लालची थे, दूसरे क्या थे? ईमानदार नहीं थे। तो उनका एम क्या था? वेल्थ कमाना, मतलब पैसा कमाना था। इट वॉज एसेंशियल फॉर द कंपनी टू ट्रेन द क्लर्क्स, ब्रोकर्स एंड बिजनेसमैन टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसलिए उन्होंने रूल्स बनाए और इम्प्लीमेंट किए। द कंपनी स्टाफ robbed the Indian traders, farmers, artisans and kings। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को कर्नाटिक वार में डिफीट करके इंडिया को बाहर किया था। तो इस तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूअल रूल इन बंगाल। अब बंगाल में ड्यूअल रूल मतलब
जो दो नियम कैसे आए, ड्यूअली मतलब दो नियम का लागू होना, तो वो किस तरह से आए बंगाल में। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद with Mughal Emperor Shah Alam. He handed over the rights of Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to the company. With these rights, the company had control over the total revenue of Bengal. The Nawab of Bengal handed over the rights of Nizamat to the company, but the company was not ready to bear such onerous responsibilities. The company wanted its control only over treasury and army. Robert Clive was the governor of Bengal. He knew it well that company was not efficient enough to carry Diwani and Nizamat responsibilities. बक्सर के बैटल के बाद, बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो बक्सर के बैटल के बाद इंग्लिश कंपनी ने इलाहाबाद ट्रीटी क्या की, साइन की, जो मुगल एम्परर शाह आलम के साथ थी। शाह आलम ने राइट्स ऑफ दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राइट्स को दीवानी कंपनी को दे दिए। बंगाल के नवाब नाजिमुद्दौला ने राइट्स ऑफ निजामत कंपनी को दे दिए, लेकिन कंपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करने के लिए रेडी नहीं थी। कंपनी जो थी सिर्फ ट्रेजरी और आर्मी को मतलब कंट्रोल करना चाहती थी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया। बंगाल का गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। वह जानता था कि कंपनी दीवानी और निजामत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में जो है सक्षम नहीं है। कंपनी ने क्या किया? राजा खान को नायब दीवान ऑफ बंगाल बनाया और द एक्सपेंसेस ऑफ निजामत maintenance of the Nawab of Bengal and Mughal Emperor were paid to the amount collected as revenue, and remaining money was deposited in the treasury of company. Thus the power of Bengal was divided between company and Nawab. This system was known as dual system. इस तरह से इन्होंने dual system बंगाल में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ ड्यूअल गवर्नेंस। ड्यूअल गवर्नेंस के डीमेरिट्स क्या थे? डीमेरिट्स मतलब कुछ उसके दोष थे। तो बंगाल द रियल कंट्रोल ऑफ बंगाल lay in companies hands, but in reality it was free from all liabilities. Nawab was the ruler of Bengal, but he was empty and he was powerless. The company was not responsible for security and governance, despite having control over treasury and army. The dual rule of Bengal created in the state. The dual rule in Bengal damaged agriculture, industry and trade of Bengal. जो डीमेरिट्स थे इसके ड्यूअल गवर्नेंस के, बंगाल में क्या हुआ? ड्यूअल रूल सिस्टम ने क्या किया? जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड ऑफ बंगाल को बहुत डैमेज किया। बंगाल में हर जगह मतलब पीसफुल नहीं था, हर जगह अशांति फैल गई। कंपनी ने क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स को 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया। हेस्टिंग्स ने ड्यूअल रूल सिस्टम को एबलिश किया और राइट्स ऑफ निजामत और दीवानी को अपने हाथ में लिया। नवाब ऑफ बंगाल को सिर्फ पेंशन दी जाने लगी। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो कब आया था? 1773 में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग बॉडी थी। क्या थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग बॉडी थी। उसके बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स कंपनी की फॉरेन पॉलिसी, ट्रेडिंग पॉलिसी बनाते थे और आर्मी को मेंटेन करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बंगाल की जो अस्त व्यस्त सिचुएशन की इंफॉर्मेशन थी और वहाँ क्या हुआ, उन्होंने लूट, मिस गवर्नेंस और जो
मल्टी सिस्टम था वो क्या होता, पेपर के कारण पूरी तरह बंगाल में खराब हो चुका था। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और इस एक्ट के दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। इस एक्ट के दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? एक तो ये था कि कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन को ड्रॉबैक को क्या करना था, ठीक करना था, क्योंकि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं था। तो इस मतलब यदि हम इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ड्रॉबैक को ठीक करना, और सेकेंड था कंपनी के मिस गवर्नेंस के कारणों को सही करना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से हटकर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। कंपनी को जुडिशियल, सिक्योरिटी और रेवेन्यू अफेयर्स भी देखने पड़ते थे। इंडियन स्टेट्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो इन सब को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया, जिससे वो कंपनी के अफेयर्स को चेक कर सकते हैं, और इसे 1774 में मतलब लागू भी किया गया। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस थे? तो द एक्ट प्रोवाइडेड स्पेसिफिक मेजर्स टू सेट अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव framework. Bengal, Madras and Bombay presidencies were independent, but this act ended their freedom. The governor of Bengal was made the Governor General of Bengal and Madras too. A 4-member council was formed to help the Governor General. The Governor General was the chief of military and non-military affairs. He had the right to declare wars and sign treaties. तो इसमें जो है प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ने कुछ स्पेसिफिक मेजर्स सेटअप किए। इसमें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की फ्रीडम को समाप्त किया। बंगाल के गवर्नर को मद्रास और बंगाल का जो गवर्नर जनरल बन गया। एक 4 मेंबर काउंसलिंग बनाई गई। क्या बनाई गई? 4 मेंबर काउंसलिंग बनाई गई जो गवर्नर जनरल की हेल्प करती थी। गवर्नर जनरल चीफ ऑफ मिलिट्री और नॉन मिलिट्री अफेयर्स होता था, और कलकत्ता में इसकी सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई। तो अभी तक मैंने आपको जो भी टॉपिक समझाए, फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन, सेकंड था डेवलपमेंट इन बंगाल, बंगाल में डिवीजन रूल कैसे आया, फिर डीमेरिट्स ऑफ रूल गवर्नेंस, नेक्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, और नेक्स्ट था प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपको अभी मैंने जितने टॉपिक समझाए, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा और पूरे टॉपिक्स को समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू बच्चों।